Next, let us study about Red Data Book. So Red Data Book is basically a document, एक ऐसा document है जिसमें record है of endangered and rare species of animals, plants, fungi as well as local species also. जो भी ऐसी plant या animal की species हैं जो endangered है, that is those are on the verge of extinction, तो ये book एक ऐसा document है जिसके अंदर सारा record है कि कौन कौन सी plant की species या animal की species जो हैं वो endangered है या extinct होने वाली है. So there is a separate book for plants and there is a separate book for animals. Further, let us study about water. We all know that कि water जो है वो हमारी basic necessity है. हमारी different activities जो हैं वो water पे depend करती है. So water is required for fulfilling the basic needs of individuals. Human activities altered availability of water in various regions. ह्यूमन जो एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से पानी की जो अवेलेबिलिटी है डिफरेंट रीजन्स में वो अफेक्ट हो रही है. रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. जो ये रेन वाटर होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इसीलिए है वाटर का क्योंकि ये रेन वाटर जो है वो वाटर बॉडीज में मिक्स होता है एंड ऑब्वियसली उससे वाटर कंटेंट जो है वो इंक्रीज होता है. यही जो रेन वाटर होता है वो ट्रीज की रूट्स की हेल्प से सॉइल में एब्जॉर्ब होता है और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ये जो वाटर है वाटर सीपेज के थ्रू ये वाटर जो है वो अंडर वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें मिक्स होता है एंड ये हमें अवेलेबल हो जाता है एज ग्राउंड वाटर. नाउ डैम्स. अब डैम्स क्या होते हैं? डैम्स जो हैं बच्चे वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होते हैं जो बेसिकली बनाए जा रहे हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. सो डैम्स आर द स्ट्रक्चर्स बिल्ट इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो और टाइडल और रिवर वाटर. बहुत तेज जो पानी का बहाव आता है उससे बहुत ज्यादा जो है लॉस कॉज होता है. लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइव्स इज देयर. तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए डैम्स को बनाया गया. व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट are being offered by dams? First is storage of rain water. ये बारिश के पानी को स्टोर करने में हेल्प करता है जो कि हम फर्दर आगे यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्टिव पर्पस. इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ये जो फास्ट फ्लोइंग वाटर जो है जब डैम से टर्बाइंस के ऊपर जो है वो छोड़ा जाता है तो इट रिजल्ट्स इन रोटेटिंग ऑफ दीज टर्बाइंस. ये टर्बाइंस जो हैं वो आगे जनरेटर से कनेक्टेड होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमें हेल्प करती है. These dams they also supply drinking water and these dams also serve as industrial water supplies and canal system. Also the problems of large dams. Now जब ये large dams construct किए जाते हैं तो इससे काफी सारी जो problems हैं वो सामने आती है. First is deforestation. जब डैम को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो रिक्वायर्ड होता है. अब उसकी वजह से जो वहाँ का जो लोकल जो फ्लोरा कवर है, जो ट्रीज है, जो प्लांट्स है वो वहाँ से रिमूव करने पड़ते हैं, कट करने पड़ते हैं ताकि जो डैम्स हैं उसको बिल्ड किया जा सके. सो दिस रिजल्ट्स इन डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. डैम्स को बिल्ड करने के लिए वहां पे जो नियर बाय जो लोग रह रहे हैं उनको भी वहां से जो है हटाया जाता है. उन ह्यूमन स्पीशीज को भी वहां से उनके हैबिटेट को, घरों को रिमूव करा जाता है क्योंकि वहां पे डैम कंस्ट्रक्ट करना है. तो इस वजह से इट रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज. वाटर लॉगिंग. जो कैनाल सिस्टम है जब पानी जो है वो इकट्ठा होता है दैट रिजल्ट्स इन वाटर लॉगिंग. और ड्राई एरियाज के अंदर इट इज ऑल्सो कॉजिंग सैलिनाइजेशन. Next is water harvesting. Water harvesting that is also termed as rain water harvesting. बारिश का जो पानी है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको आगे डिफरेंट प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है. That is termed as water harvesting. So direct collection of rain water which can be stored for direct use or can be recharged into the groundwater. बारिश के पानी को स्टोर किया और उसे फर्दर यूज कर लिया. फॉर एग्जाम्पल यही जो रेन वाटर है ये आप एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो. सो दिस इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग कि किस तरीके से रेन वाटर को हम फिर से रीयूज कर सकते हैं.
Next is the benefits of rainwater harvesting. It provides good quality of water for homes. जो रेन वाटर होता है that is the purest form of water, क्योंकि वो इवेपोरेट होता है और फिर क्लाउड्स बनते हैं. जब पानी इवेपोरेट होता है तो उसमें कोई भी इम्प्योरिटी जो है वो इवेपोरेट नहीं होती है. तो इस वजह से जो रेन वाटर होता है that is the purest form of water, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होती है. It is self sufficiency for supply of water. ये बहुत सेल्फ सफिशिएंट होता है पानी की सप्लाई के लिए. द नेक्स्ट बेनिफिट इज रिड्यूसेस फ्लडिंग, सॉइल इरोजन, कॉस्ट ऑफ यूजेबल वाटर. जब आप इस रेन वाटर को स्टोर कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो सॉइल को प्रिवेंट करेगा रिमूव करने में, तो सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट होती है. बारिश के पानी को स्टोर करते हैं अगर लोग तो इट विल इवेंचुअली रिड्यूस द फ्लडिंग ऑल्सो. नेक्स्ट इज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग. डिफरेंट रीजन्स में ये जो एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिफरेंट नेम्स से जो है वो जाना जाता था. इन राजस्थान दे वर टर्म्ड एज खादिन्स एंड टैंक्स. इन महाराष्ट्र दे वर टर्म्ड एज बंदारास एंड फाद. मध्य प्रदेश बांधीज. In Bihar, they are hars and pines. In Jammu region, they are termed as ponds. Tamil Nadu, iris, tanks. Kerala, it is termed as surangams, and in Karnataka, they are termed as kattas. So ये जो हैं ये different ancient पुराने water harvesting structure हैं जो हमें different regions में जो है मिलते थे. Next, let us study about coal and petroleum. कोल एंड पेट्रोलियम ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर की साइड से प्रोवाइड हो रहे हैं, एंड दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज फॉसिल फ्यूल्स. पर कोल और जो पेट्रोलियम है ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है. दैट इज दे आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनको दोबारा से बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. सो दीज coal and petroleum, these fossil fuels are formed by the remains of trees buried inside the earth. जब trees और dead plants जो है वो earth के अंदर buried होते गए और उसके ऊपर layers of soil जो है वो है deposit होती गई, तो due to increased pressure and temperature ये जो dead remains of trees and जो plants and animals है ये change हो गया coal and petroleum में, and it took millions of years. Petroleum is formed by the bacterial decomposition of dead plants and animals. Now, they are getting used up at a higher rate. जितना हमारे पास available है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और हमारी डिमांड्स इंक्रीज होती जा रही हैं, तो हम ये जो हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स जो अवेलेबल है उसको एक हायर रेट पे जो है वो यूज करते जा रहे हैं. एंड इसीलिए ये चांसेस है कि बहुत जल्दी जो कोल और जो पेट्रोलियम है वो फिनिश हो जाएगा. नाउ देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. कोल या जो पेट्रोलियम हम यूज कर रहे हैं इसके काफी डिसएडवांटेजेस है. द फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन. जब ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने पे ये रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस. ये हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होकर कॉज करती हैं एयर पॉल्यूशन. And this air pollution is responsible for causing different respiratory problems such as asthma, bronchitis in human beings. जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, as we all know that it is responsible for raising the Earth's temperature and it is also leading to global warming. So these are all the disadvantages of using fossil fuels. Next, what are the steps that can be opted to minimize the pollution from fossil fuels? फॉसिल फ्यूल से ये जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करने के लिए हम क्या स्टेप्स ऑप्ट कर सकते हैं? फर्स्ट इज दैट वी शुड रिड्यूस द यूज एंड बर्निंग. हमें उनका यूज जो है वो कम करना पड़ेगा, और अगर हमें उनका यूज कम करना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू ऑप्ट फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. उसकी जगह हम दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो यूज करें दैट शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड यूज CNG in transport vehicles. You have seen CNG, that is compressed natural gas. It is termed as a cleaner fuel क्योंकि ये pollution जो है वो कम cause करता है as compared to diesel and petroleum. जब diesel और petroleum जो है vehicles के अंदर burn करता है तो उससे sulfur dioxide and various harmful gases जो है वो excess amount में generate होती हैं, जो हमारे environment में release होती हैं और हमारे environment को pollute करती हैं. अगर हम CNG use
करेंगे तो दैट इज अ क्लीनर फ्यूल, जो कि बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में जो है ऐसे कोई सब्सटेंसेस रिलीज करता है और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से प्रिवेंट करता है। Alternative sources of energy include hydroelectricity, that is electricity that is generated with the help of flowing water, nuclear, solar, wind power and biogas. Next is Ganga Action Plan. So Ganga Action Plan is a very famous case study students. It has been found कि जो गंगा रिवर है वो मैक्सिमम पार्ट्स में से फ्लो करती है और लोग जो हैं इस गंगा रिवर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड एंड अर्निंग डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम दिस। तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो क्यों लॉन्च हुआ, क्योंकि लोग जो है गंगा डिफरेंट रीजन्स में से फ्लो कर रही है कंट्री में, तो कुछ रीजन्स में कुछ एरियाज में गंगा जो है वो बहुत ज्यादा जो है पॉल्यूटेड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लोग जो है वो वहां पे डिशेस क्लीन कर रहे हैं या लोग जो है एनिमल्स को वहां पे जो है नहला रहे हैं। सो दीज आर द सर्टेन रीजन्स जिस वजह से गंगा का जो वाटर है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। सो इट वाज लॉन्च्ड by Shri Rajiv Gandhi in 1986 to improve the water quality of Ganga by treatment, diversion and interception. गंगा के वाटर को क्लीन किया जा सके, उसको लेस पॉइजनस जो है वो किया जा सके, इसीलिए गंगा एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च किया गया था। गंगा एक्शन प्लान इंक्लूड्स ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, घरों से जो गंदा पानी जो आके इस वाटर बॉडी में मिक्स हो रहा है उसको ट्रीट करना पहले, सो दैट वो लेस पॉइजनस हो जाए, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज। नेक्स्ट इज Ganga Action Plan was launched by Shri Rajiv Gandhi in 1986 and the main aim was to improve the water quality of this river, and इसमें जो भी steps include किए गए उसमें सबसे बेसिक था कि वाटर को क्लीन करना है और जो भी वेस्ट रिवर से या डोमेस्टिक उससे घरों से आ रहा है उसको पहले ट्रीट किया जा सके। Further, let us have an overview of the chapter that is natural resource management. So the main aim of this natural resource management is to maintain essential biological process. different biological process जो है वो maintain रहे और एक balance जो है वो हमारे environment में ecosystem में बना रहे. So it is necessary to maintain these, to manage these natural resources. Further, sustainable use of resources for present and future availability. Sustainable that means judicial use, कि आज की जो हमारी present generation है उसकी needs भी fulfill हो और आने वाली जो generations हैं उसकी requirements भी fulfill हो, इस तरीके से judiciously हम अपने resources को use करें. We should preserve the biodiversity, क्योंकि जो biodiversity है, जो हमारे forest हैं, that are terms as biodiversity hotspots, उनको protect करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि they are maintaining a balance in our environment. Steps that can be taken include conservation of water by economic use of water. पानी को कंजर्व किया जाए ताकि हम उसको हम judiciously use करें, waste ना करें. Conservation of energy by development of alternative and renewable sources of energy. Energy को save करें, wastage of energy ना करें. And next is alternative sources of energy हम use करें. For example, अब हम लोग घरों पे जो है solar panels जो हैं वो install करवा सकते हैं, so that we can make use of solar energy. Next is conservation of soil by using agricultural practices to conserve soil. different agricultural practices को use करें so that हम सॉइल को जो है वो कंजर्व कर सके, बिकॉज सॉइल जो है इट इज द सोर्स फॉर प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट का सोर्स है, और अगर सॉइल हेल्दी नहीं होगी, अगर सॉइल बैरन होगी तो प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे तो जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो पाएगी. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू कंजर्व द सॉइल. एंड लास्ट इज दैट वी शुड प्रमोट एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस. लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उन तक नॉलेज को स्प्रेड किया जाए दैट व्हाई वी शुड कंजर्व द एनवायरमेंट. सो this is all about the chapter. Thank you.